अशोक गहलोत की पहली बार तो सीएम नहीं बने हैं। ऐसे में अगर उनको एक पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ खड़ा करना था तो सचिन पायलट का नाम सबसे ज़रूरी था, ज़्यादा बड़ा नाम था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी कुर्सी को छोड़ने का फैसला नहीं किया। यहाँ तक और सीएम ही यहाँ पर नामांकन उनका रद्द हो जाएगा तो एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ तो नामांकन इतनी आसानी से रद्द नहीं हो सकता है। मामला यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सचिन पायलट ने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर अपने समर्थन में काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा वो लेकर आए हैं। पिछली बार भी उन्होंने साबित करके दिखाया था, इस बार भी वो साबित करके दिखाएंगे। युवाओं को साधने में वो काफ़ी ज़्यादा जो है सफल रहे हैं, नई जनरेशन को साधने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहे हैं। और ऐसे लेकिन जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत हैं, उन्हें सत्ता का जादूगर, राजस्थान का जादूगर जो कहा जाता है वो इसलिए नहीं, ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे कोई रीज़न है। और हर बार राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पहले वसुंधरा राजे उनसे नाराज नजर आई थी, उन्हें मनाने के लिए उनको सीट दे दी जाती है, वहीं दिया कुमारी को भी उतार दिया जाता है। तो ये कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है। तो उनको एक परिवार है तो राजेश पायलट ने शुरुआत भी कांग्रेस में की और अंतिम समय तक कांग्रेस में रहा, और जो पायलट परिवार की लेगेसी है वो कांग्रेस की वजह से है। तो नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात राजस्थान की, क्योंकि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अब कुर्सी, उनकी सत्ता और उनकी पार्टी अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसकी वजह खुद अशोक गहलोत है। और ये पहली बार नहीं है जब अशोक गहलोत खुद अपनी पार्टी के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आए हों। अशोक गहलोत पर बीजेपी लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और मांग कर रही है कि अशोक गहलोत को चुनाव लड़ने ना दिया जाए। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या वाकई में अशोक गहलोत साल 2023 के विधानसभा चुनाव के इस रण में उतर नहीं पाएंगे, जिस तरह से बार बार उनके नामांकन को रद्द करने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ जो एक और पत्र यहां पर भरा है, उसमें उन्होंने अपने 2 बड़े आपराधिक मामलों को छुपाने की कोशिश की, ताकि वो जनता के बीच अपनी छवि को साफ और सुथरी दिखा सके। लेकिन उनकी ये रणनीति फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के हाथ ये बड़ी गलती लग गई और अब मांग की जा रही है कि अशोक गहलोत के नामांकन पत्र को रद्द कर दिया जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही है कि 30 साल वाली जो परंपरा 30 सालों से चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, किस तरह से इस परंपरा को तोड़ पाएगी, ये सवाल बेहद बड़ा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अशोक गहलोत पर हमलावर होते हुए 2023 में अपनी जीत का सेहरा तैयार कर रही है और सीधे सीधे उसे पहनती हुई वसुंधरा राजे नजर आएंगी, या फिर कोई अन्य चेहरा? लेकिन एक बात साफ है कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस के लिए एक बड़ी खाई खोदने का काम कर दिया है। यहां पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हैं, उनसे सबसे पहले सवाल लेंगे। अशोक गहलोत ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयानों को लेकर वो हमेशा से चर्चा में रही हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, या तमाम मुद्दे। लेकिन आज सीधे सीधे उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी मांग कर रही है कि उन्हें चुनाव ना लड़ने दिया जाए। ऐसे में एक बड़े चेहरे का जब चुनाव से बाहर हो जाना, कांग्रेस पार्टी क्या सीधे सीधे ये मान लिया जाए कि चुनाव से पहले ही हारती हुई नजर आएगी? देखिए प्रज्ञा जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी अपने आप में है। लेकिन मैं 2018 से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि जब इलेक्शन उस समय था तो सचिन पायलट के ऊपर पूरे का पूरा दारोमदार था। सचिन पायलट के ऊपर एक तरह की जिम्मेवारी थी कैसे पार्टी को वो जिताएं, और उन्होंने कड़ी मेहनत की। उसके बाद पार्टी जीतती है चुनाव, लेकिन जो सीएम पद का जो सेहरा है वो अशोक गहलोत के सर पर सज जाता है, और इससे सचिन पायलट बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं। यहाँ तक खबर आती है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, और ये तक कहा गया कि पार्टी अब 2 हिस्सों में बंटने वाली है। अमन जी, ये पहली बार
नहीं था, मतलब 2018 पहली बार नहीं था जब अशोक गहलोत ने अपनी ही पार्टी के किसी नेता के सपने को तोड़ने का काम किया हो। 1998 या शायद 1996, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन यही वो दौर था जब एक और बार उन्होंने कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के सपने को तोड़ा था। बात यहाँ पर मैं कर रही हूँ परसराम यहाँ पर मदेरना की, और उन्हें लेकर दिव्या मदेरना आज भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को लेकर नाराजगी अपने बयानों में दिखाती हुई नजर आती है। तो अशोक गहलोत की जो एक ये कह सकते हैं कि उनकी आदत है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो उतरते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री पद आखिरकार इतना क्यों प्यारा है अशोक गहलोत को? बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए उनको जादूगर कहा जाता है मेरे ख्याल में, और जिस तरह से उन्होंने अभी तक मोह भंग नहीं किया कुर्सी से अपना, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लगातार बातें भी हो रही हैं कि भाई आखिर ऐसी क्या वजह है कि अशोक गहलोत इस तरह से कुर्सी से चिपके हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले की बात है, हालांकि जब सचिन पायलट बुरी तरह से नाराज़ हो गए थे कि मैं अब पार्टी छोड़ दूंगा, मैं पार्टी में नहीं रहूंगा, उसके बाद पूरे का पूरा आपने देखा भी होगा सिंधिया भी नजर आए थे और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस दो हिस्सों में राजस्थान में बंट जाएगी। ये बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है क्योंकि अशोक गहलोत की पहली बार तो सीएम नहीं बने हैं। ऐसे में अगर उनको एक पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ खड़ा करना था तो सचिन पायलट का नाम सबसे ज़रूरी था, ज़्यादा बड़ा नाम था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अपनी कुर्सी को छोड़ने का फैसला नहीं किया। यहाँ तक कि जो आला कमान था, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, उन्होंने भी इस बात में इन्वॉल्वमेंट दिखाई, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, लेकिन इसका कोई भी हल निकल कर सामने नहीं आया। तो जो तकरार है, आपने सही कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार कांग्रेसी खेमों में खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा गया है कि पार्टी की जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं पार्टी को झकझोर रही है, तोड़ रही है, और अभी भी कमोबेश वैसा ही मुझे नजर आ रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अशोक गहलोत हो, या आपने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या गुजरात की अगर मैं बात करूं तो अभी साल 2022 में हार्दिक पटेल भी ऐसा करते हुए नजर आए थे, तो आपको नहीं लगता है कि ये राज्यों की या पार्टियों की गलती नहीं है, यहाँ पर हाई कमान की एक गलती है कि वो कभी भी इस चीज को तय ही नहीं कर पाते हैं कि सत्ता किसे सौंपनी है। दो चेहरों में कहीं ना कहीं सत्ता बढ़ जाती है और उसका खामियाजा जनता को और पार्टी को भुगतना पड़ता है। महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि देखिए युवाओं के ऊपर आप भरोसा करने की बात करते हो, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हो। राहुल गांधी भले ही 50 पार कर गए लेकिन उनको अभी भी आप बिल्कुल युवा मानते हो। तो ऐसे में जो आपके युवा हैं, आखिर उन्हें आप क्यों मौका देना नहीं चाहते? क्योंकि आपने युवाओं का जिक्र किया तो वाकई आप अगर 2018 की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट के दम पर जीती। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रात दिन एक कर दिया और पार्टी को वहाँ पर कह सकते हैं कि एक जो पूरी तरह जीत हासिल हुई उसमें सिंधिया का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन महीनों की कशमकश के बावजूद भी जो पद थे, यानी कि जो मुख्यमंत्री का सेहरा था, वो कमलनाथ के सर वहाँ पर बंधा, तो यहाँ पर अशोक गहलोत के सर बंधा। तो ये युवाओं को आगे लाने की बात तो करते हैं मुझे लगता है प्रियंका जी, लेकिन इनकी जो मंशा है वो स्पष्ट नहीं है। क्योंकि जब भी कोई युवा निकल कर बाहर आता है, आपने हार्दिक का जिक्र किया, मैं कन्हैया की बात भी करना चाहूँगा। कन्हैया भी एक युवा नेता है, लेकिन देखिए अचानक से वो फिर गायब हो गए, कुछ दिनों में नजर आए। तो ये कहीं ना कांग्रेस सोचना पड़ेगा कि उनको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी शायद जो पार्टी है उनकी मजबूत होगी। और एक इसमें मैं पॉइंट बताना चलूँ, आपने कहा कि जो नामांकन रद्द हो गया है या होने वाला है या हो सकता है अशोक गहलोत का, लेकिन मैंने पहले भी कहा जादूगर हैं वो, उन्होंने 4 नामांकन भरे हुए हैं और इसीलिए कि कहीं कोई खामी ना रह जाए। देखिए पद को पाने का जो उतावलापन है वो किस कदर है उनके अंदर, ये हमें इस चीज़ से समझ में आ सकता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर अमन जी ने कहा कि अशोक गहलोत को यूं ही नहीं जादूगर कहा जाता है, और वाकई में जब 98 विधायक एक साथ इस्तीफा दे देते हैं सचिन पायलट की बगावत के चलते, तो वो अशोक गहलोत ही थे जो नाराज विधायकों को मनाते हुए साल 2022 में नजर आए थे। लेकिन ये वही अशोक गहलोत है जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद देने पर कांग्रेस के आलाकमान चिंतन मंथन करते हुए नजर आ रहे थे, तो वो रातों रात सोनिया गांधी के पास पहुंच जाते। यहाँ पर मेरी सहयोगी नाजमीन है मेरे पास और उन्हीं से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नाजमीन, हालांकि अशोक गहलोत बाजी पलटने में बेहद माहिर हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि उनका नामांकन रद्द हो जाए। अगर ऐसे में रद्द हो जाता है तो क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट का सालों पुराना सपना जो है वो अब इस विधानसभा चुनाव में सच साबित होता हुआ नजर आएगा?
देखिए, यहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में नाराज़गी तो थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो जाए, क्योंकि अगर नामांकन रद्द होगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए ही खतरा बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत राजस्थान में सीएम है और सीएम ही यहाँ पर नामांकन उनका रद्द हो जाएगा तो एक बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँ तो नामांकन इतनी आसानी से रद्द नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में जाएँ तो कैलाश विजयवर्गीय जो इंदौर एक सीट से उतरे हुए हैं, उनके ऊपर भी कितने मामले दर्ज नजर आए। यहाँ पर रेप का मामला भी उनके ऊपर दर्ज नजर आया, लेकिन ये कहा गया कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये तमाम आरोपों को छुपा कर रखा। नामांकन के वक्त पर ही कांग्रेस की तरफ से ये उजागर किए गए। तो ये पार्टी का ये सिलसिला चलता है कि जब भी कोई पार्टी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है या उठने लगती है तो ऐसे ऐसे आरोप पुराने निकल कर सामने आते हैं, जिसके बिना पर ये साबित करने की कोशिश की जाती है इसको चुनाव न लड़ने दिया जाए या इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी पहुंची थी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय का नामांकन रद्द होना चाहिए था, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर नाज़मीन देखिए, जैसा आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई चुनाव आयोग की तरफ से भी, लेकिन अगर विपक्ष की बात होती है तो आप भी देख रही हैं कि सरकारी जांच एजेंसियां हो या फिर यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई हो या फिर चुनाव आयोग ही क्यों ना हो, तुरंत एक्शन हो जाता है। तो क्या यहाँ पर फुर्ती दिखाता और चुनाव आयोग अशोक गहलोत के नामांकन पर नजर आएगा? क्योंकि आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें वो बाकायदा डिटेल में बताते हुए नजर आ रहे हैं कि अशोक गहलोत ने क्या क्या झूठ बोले हैं और किन चीज़ों को उन्होंने छुपाया है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है क्या पूरी तरह से अशोक गहलोत को घेरने के लिए है या फिर बीजेपी अपनी जीत की तैयारी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है? देखिए, राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पहले वसुंधरा राजे उनसे नाराज नजर आई थी, उन्हें मनाने के लिए उनको सीट दे दी जाती है, वहीं दिया कुमारी को भी उतार दिया जाता है। तो ये कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है, तो उनको ये लगता है कि कहीं इसी कंपटीशन की वजह से वो हार ना जाए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मामला तो यहाँ पर दर्ज करवाना पड़ेगा या ऐसा मुद्दा उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अशोक गहलोत के खिलाफ पहले भी यहाँ पर मामला देखा गया, उनके बेटे के खिलाफ कैसे ईडी सीबीआई को लगाया जाता है, सामान भेज दिया जाता है। तो अशोक गहलोत कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तय है कि आज नहीं तो लोकसभा के चुनाव में भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया जा सके, ये इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी पर एक्शन नहीं हो पा रहा है तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर, या ये कहें कि वो तो सीएम है और सीएम पर इतनी जल्दबाजी कैसे एक्शन लिया जा सकता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर कहते हुए नाज़मीन नजर आई कि अशोक गहलोत का नामांकन पत्र रद्द होना इतना आसान भी नहीं होगा बीजेपी के लिए करवाना, क्योंकि कोशिश यहाँ पर पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि कांग्रेस जो बार बार कहती है कि कांग्रेस पार्टी अब परिवारवाद से आगे उठ चुकी है और अब युवाओं को आगे किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सचिन पायलट जैसे युवा नेता के होते हुए भी आखिरकार क्यों कांग्रेस ने अशोक गहलोत पर अपना दाव खेला? यहाँ पर मेरे साथ मेरी सहयोगी नेहा है, उनसे इस सवाल को समझेंगे कि बार बार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हो यहाँ पर जातिगत जनगणना की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, युवाओं को आगे करने की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है या कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आती है तो उन्हीं गिने चुने चेहरों को आगे क्यों कांग्रेस पार्टी करती है? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी कही बातों पर टिक नहीं सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी किसी तरह का रिस्क जो है वो इन चुनाव में नहीं लेना चाहती है? देखिए, यहाँ पर आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं गिने चुने चेहरों को क्यों यहाँ पर बार बार सामने लाती है। यहाँ पर मैं कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करना चाहूँगी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ होती, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर यूपी की कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, हमेशा उन्हीं चेहरों पर वो दाव खेलते हैं जिन पर उन पर भरोसा होता है कि हाँ, ये चेहरे उनकी पार्टी को जिता सकते हैं। अब देखिए, 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, उसके बाद सबसे जो अहम चुनाव है वो है लोकसभा का चुनाव, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। तो लोकसभा चुनाव यहाँ देखा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में ऐसे चेहरों पर दाव खेला जाएगा जिन चेहरों पर यहाँ राजनीतिक दल जो हैं उनको भरोसा हो कि हाँ, ये चेहरे हमें जीत यहाँ पर दिला सकते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ही हम इकलौता यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते, तमाम पार्टियां यहाँ सिर्फ चुनिंदा चेहरों पर ही दाव खेलती है, क्योंकि चुनिंदा चेहरे ही उनका पता होता है कि इस सीट से इन चेहरे हमें जिता पाएंगे।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से नेहा ने भी कहा साफ तौर पर कि शायद कांग्रेस पार्टी वोट बैंक को खतरे में नहीं डालना चाहती और इसीलिए उन्हीं गिने चुने चेहरों को आगे किया जाता है। लेकिन पिछली बार हमने देखा था 2018 के चुनाव में जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो न केवल उनके गुट ने बल्कि सीधे सीधे राजस्थान की जनता ने भी नाराजगी जाहिर की। कई विधायकों का साफ तौर पर यह कहना रहा कि जब वो जनता के बीच जाते हैं तो जनता अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आती है। साफ तौर पर कहती है कि वोट सचिन पायलट के नाम पर लिया था और मुख्यमंत्री एक ऐसे नेता को बनाया जिसे जनता से कुछ लेना देना नहीं है, जनता के पक्ष में कभी कोई अहम फैसला लेते हुए नजर नहीं आते। और अब जो योजनाएं लाई जा रही हैं अशोक गहलोत की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अपनी कुर्सी को बचा सके। यहाँ पर मेरे साथ तुषार हैं। तुषार, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, क्या लग रहा है कि राजस्थान की जनता इस बार किसे ज्यादा प्यार देती हुई नजर आएगी? क्योंकि 2018 में भी सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी कांग्रेस ने तस्वीर साफ नहीं की है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी इस वक्त जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से मुख्यमंत्री के तौर पर कौन आगे नजर आ रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर तो अभी अशोक गहलोत ही जो हैं वो आगे रहेंगे क्योंकि उन्हीं को एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना जाएगा। लेकिन आपने बात की कि सचिन पायलट या मुख्यमंत्री जो अभी हैं अशोक गहलोत, उनके चेहरे पर वोट पड़ेगा या सचिन पायलट के चेहरे पर वोट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मामला यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सचिन पायलट ने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर अपने समर्थन में काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा वो लेकर आए हैं। पिछली बार भी उन्होंने साबित करके दिखाया था, इस बार भी वो साबित करके दिखाएंगे। युवाओं को साधने में वो काफ़ी ज़्यादा जो है सफल रहे हैं, नई जनरेशन को साधने में काफ़ी ज़्यादा सफल रहे हैं। और ऐसे लेकिन जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत हैं, उन्हें सत्ता का जादूगर, राजस्थान का जादूगर जो कहा जाता है वो इसलिए नहीं, ऐसे ही नहीं कहा जाता, उसके पीछे कोई रीज़न है और हर बार वो रीज़न हमें दिखाए कि कैसे वो हर बार अपने आप को साबित करते आए हैं, दिखाते आए हैं। और इस बार भी वो ये करके दिखाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपने बात की मुख्यमंत्री पद की, तो वो अशोक गहलोत को ही आगे रखा जाएगा। हालांकि हो सकता है कि ये अशोक गहलोत का जो टर्म हो ये लास्ट टर्म के तौर पर देखा जाए, आगे फिर सचिन पायलट का जो फेस है वो आगे लाया जाए, लेकिन इस बार तो अशोक गहलोत को ही आगे लाया जाएगा। वाकई में देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर कहते हुए तुषार नजर आ रहे हैं कि इस बार शायद अशोक गहलोत को ही आगे किया जाएगा। लेकिन सवाल लगातार यही बन रहा है कि कब तक आखिरकार कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ती रहेगी। और जब तक किसी युवा चेहरे को आगे ही नहीं किया जाएगा तो आखिरकार पता कैसे चलेगा कि वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य को बेहतर ढंग से संभाल सकता है नहीं। यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं, उनसे इस चीज़ को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, मैंने कहा अशोक गहलोत भले ही चाहे वो कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो या उन्हें कितना भी तजुर्बा हो, लेकिन जब कांग्रेस बार बार कहती है कि युवाओं को आगे कर रही है लेकिन युवाओं को मौका नहीं दे रही है, क्यों आखिरकार सचिन पायलट क्या अशोक गहलोत से बेहतर सीएम नहीं हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा जब तक उन्हें बनाया नहीं जाएगा? देखिए प्रज्ञा, जो कांग्रेस के भीतर के जो संगठन का एक माहौल है वहाँ पे ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू यंग गार्ड हमेशा से चलता रहा है। और कांग्रेस का संगठन के काम करने के तरीके को भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा तरजीह उन्हीं लोगों को दी जाती है जो पुराने संगठन में पुराने नेता हैं। आप किसी भी राज्य में देख लीजिए, आप सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में देख लीजिए, सिद्धारमैया आगे आए, उसके बाद आप हिमाचल में देख लीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह में लड़ाई थी। चुनाव के बाद और विजय जीतने के बाद हमने देखा कि गुटबाजी निकलकर सामने आई, लेकिन वहाँ भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को बनाया गया। छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, हालांकि वहाँ पे दोनों ही ओल्ड गार्ड की लड़ाई थी, लेकिन भूपेश बघेल शुरुआती दौर से उन्होंने जो अपना करियर शुरू किया वो NSUI से शुरू किया। सेम यहाँ पर भी है अशोक गहलोत के साथ भी कि अशोक गहलोत देखिए अंतिम समय तक मुख्यमंत्री के रेस में नहीं थे, लेकिन एक बड़े नेता, एक ज़मीनी नेता, कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए ज़मीनी नेता। मैं आपको बताऊं कि NSUI के कांग्रेस में आज तक 2 ही लोग हुए जो मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचे और जिसमें अशोक गहलोत
एक नाम है। तो शुरू अब इसी के परिप्रेक्ष्य में आप सचिन पायलट को देखेंगे तो उनके पिता राजेश पायलट की विरासत को वो आगे ले जा रहे हैं। कांग्रेस में ज़मीनी काम उनका उतना अधिक है नहीं, तो कांग्रेस में हमेशा तरजीह जब बड़े मौक़ों को लेकर दी जाती है तो ओल्ड गार्ड को ज़्यादा दिया जाता है। उसमें भी वो जो संगठन में शुरू से जुड़े हुए हैं और संगठन के शुरुआती, जैसे एनएसयूआई कांग्रेस का शुरुआती एक संगठन। यही वजह है कि लगातार जितने भी युवा चेहरे हैं कांग्रेस में वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे यहाँ पर हार्दिक पटेल को ले लें, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लें, या और भी तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस को इसी वजह से छोड़कर जा चुके हैं कि कांग्रेस अपनी इस कह सकते हैं कि अपनी इस हरकत को या यूं कहें अपनी इस आदत को नहीं छोड़ना चाहती है कि जो आपने ओल्ड गार्ड की यहाँ पर एक बात बताई है, तो इससे नुकसान भी तो हो रहा है ना, क्योंकि अगर युवाओं को आप अपनी पार्टी में वो जगह देंगे नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन तमाम चेहरों की तरह हो सकता है कि सचिन पायलट भी चले जाएं। और अगर सचिन पायलट की बात करें तो राजस्थान में एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पीछे उनके चलता हुआ नजर आता है। देखिए प्रज्ञा जी, जो आपका प्रश्न है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, तो दोनों ही अलग मिजाज के नेता हैं। सचिन पायलट को अपने पिता की विरासत का पता है। राजेश पायलट शुरू से कांग्रेस में रहे, लेकिन माधवराव सिंधिया के साथ ऐसा नहीं था। मैं दर्शकों को बता दूं कि माधवराव सिंधिया जब कांग्रेस में थे उसके बाद भी वो एक बार कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। राजीव गांधी के अच्छे मित्र थे, राजीव गांधी उन्हें लेकर आए वापस से कांग्रेस में। तो वो एक इतिहास रहा है ज्योति सिंधिया परिवार का कांग्रेस को लेकर। जो राज रानी थी वो भी पहले कांग्रेस में, फिर बाद में वो बीजेपी में चली गई जब वाजपेयी साहब उनके गुरु बने। तो ये तमाम जो एक सिंधिया परिवार है। दूसरी तरफ पायलट परिवार है, तो राजेश पायलट ने शुरुआत भी कांग्रेस में की और अंतिम समय तक कांग्रेस में रहा। और जो पायलट परिवार की लेगेसी है वो कांग्रेस की वजह से है। तो लेकिन सिंधिया परिवार के साथ ऐसा नहीं था। सिंधिया परिवार की लेगेसी राज रानी की वजह से थी, कांग्रेस परिवार की लेगेसी वो पायलट परिवार की लेगेसी कांग्रेस की वजह से है। तो दोनों में बात को समझिए। दूसरी ओर सचिन पायलट नाराज़गी सीधा दिल्ली में आकर दर्ज कराते हैं। प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करते, दिल्ली में आकर नाराज़गी दर्ज कराते हैं। सिंधिया के ऊपर जो आरोप लगे कि हरियाणा में वह भाजपा के इन्फ्लुएंस में आकर इकट्ठा हो गए थे, तो देखिए राजनीति में कई बार संकेत दिए जाते हैं। संकेतों का बहुत बड़ा अपना एक संदेश होता है। तो वो एक संकेत चाहते तो पायलट किसी और तरीके का नेगोशिएशन करके बीजेपी में जा सकते थे। ऐसी व्यवस्था नहीं थी, आम आदमी पार्टी में भी जा सकते थे, लेकिन वो बने रहे कांग्रेस के साथ क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी लेगेसी है तो कांग्रेस और पायलट दोनों की लेगेसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, लेकिन सिंधिया परिवार की लेगेसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो यही दोनों एक जो बड़ा फ़र्क है वो पायलट परिवार को और पायलट को साथ में रखे हुए हैं कांग्रेस के, और सिंधिया छोड़कर चले गए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर राकेश जी ने बताया कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दिया और लाख अपमान सहने के बाद भी सचिन पायलट जैसे के तैसे अभी भी कांग्रेस के साथ बने हुए हैं। और आज भी जब सचिन पायलट से पूछा जाता है कि जिस तरह से उन्हें लगातार दरकिनार किया जा रहा है, बैक फुट पर रखने की यहाँ पर कांग्रेस जो है कोशिश करती हुई नजर आ रही, फिर भी वो क्यों नहीं पार्टी को छोड़ते, तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि उनके खून में कांग्रेस बसी हुई है। उनके पिता से उन्हें कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विरासत में मिली है और वो मरते दम तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे में देखना यही होगा कि चुनाव से महज यहां पर अगर बात करें 12 से 13 दिन पहले एक बड़े मुसीबत में अशोक गहलोत ही नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। नामांकन पत्र को लेकर जो विवाद छिड़ा है, अब इससे आखिरकार किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी उभरती हुई नजर आएगी और एक बार फिर से क्या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या फिर किसी दूसरे नेता की अब सीएम कुर्सी पर ताजपोशी होती हुई नजर आएगी। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं आप सभी। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।